जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा की विवेचना करें दोस्तों। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक उदाहरण भी लिख रखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये समझ लो, इसका ट्रिक है और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीक़े से समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा की विवेचना, तो सबसे पहले ये समझना है ये काव्य शास्त्र है क्या, क्योंकि ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करेगा कि ये काव्य शास्त्र है। देखिए दोस्तों, काव्य का मतलब होता है, जैसे हो गया आपका कहानी, कविता, नाटक, उसको बोलते हैं काव्य। और शास्त्र मतलब उसका नियम, यानी कविता लिखने का नियम, कहानी लिखने के नियम, या तो फिर कह सकते हो नाटक, कहानी, कविता, किसी भी चीज़ को लिखने का शास्त्र मतलब नियम होता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र, काव्य मतलब कहानी ले लो, चाहे नाटक ले लो, चाहे कविता ले लो, कुछ भी ले लो, और शास्त्र मतलब उसका नियम होता है। अन्य नाटक को कैसे लिखा जाता है, उसका तरीका क्या है, ताकि नाटक मनोरंजन दे लोगों को, कविता किस प्रकार से लिखा जाए ताकि लोग पढ़ कर के आनंद हो जाए, और अगर दुख वाला कविता है तो लोग पढ़ कर के दुख हो जाए। ठीक है, उसके पूरे नियम को, उसके पूरा बनावट को कैसे लिखा जाना चाहिए, ठीक है, कैसे सजाया जाना चाहिए, कैसे लोगों के बीच पेश करना चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ये सब जो नियम होते हैं ना उसके, उसी को बोलते हैं काव्य शास्त्र। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, जैसे हम किसी खाने को खा करके बताते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है, वैसे ही सदियों पहले, यानी कि बहुत साल पहले आचार्यों ने, जो इसको आचार्य रहते थे, विचारक रहते थे, जो इस काव्य शास्त्र के बारे में अध्ययन करते थे, ठीक है, उनके कुछ नियम और सिद्धांत बनाए। उन लोगों ने क्या किया, कुछ नियम बनाया, कुछ सिद्धांत बनाया, ताकि यह समझा जा सके कि कोई कविता या नाटक या कहानी महान क्यों बनती है ना। मतलब देखो, पहले के जो आचार्य होते थे वो क्या करते थे, कुछ नियम को बनाते थे या तो कुछ सिद्धांत को बनाते थे, समझो कुछ नियम को बनाते थे, और उस नियम से ये पता चलता था कि कौन सा कहानी या तो कौन सा नाटक या तो कौन सा कविता कितना महान है, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या कितना आनंद से वो कविता भरा हुआ है। ठीक है, यानी उसके नियम के बारे में अध्ययन करते थे, उसी को काव्य शास्त्र कहा गया है। जैसे हम खाना खाएंगे तभी ना उसका अच्छाई बुराई बताएंगे, वैसे ही कविता, नाटक, कहानी, ये सब का वो सब नियम बताते थे। ठीक है, आपको और बेहतर तरीका से यहाँ पर समझ में आएगा। देखो, काव्य शास्त्र, काव्य प्लस शास्त्र से मिलकर बना काव्य शास्त्र। काव्य का मतलब सिर्फ कविता नहीं है, गलत नहीं समझना है, काव्य का मतलब कविता नहीं, बल्कि हर तरह का सुंदर साहित्य, चाहे नाटक, कहानी, कविता ले लो, साहित्य के अंदर सब कुछ आ जाता है। हर चीज़ वो लिखा हुआ चीज़, जैसे नाटक, कहानी, कविता, सब कुछ ये साहित्य के अंदर आता है। तो काव्य का मतलब होता है नाटक, चाहे तो कहानी, चाहे कविता, जबकि शास्त्र का मतलब होता है नियम या विज्ञान या थ्योरी ले लो। तो आप इतना में कंफ्यूज हो जाएगा, आप सिर्फ नियम समझो। आने की काव्य शास्त्र का मतलब होता है नाटक का नियम ले लो, चाहे कहानी का नियम, चाहे कविता का नियम, कि उसको कैसे लिखा जाना चाहिए, कैसे लोगों में पेश किया जाना चाहिए, कैसे लिखने से अच्छा बनेगा, मनोरंजन बनेगा, कैसे लिखने से मनोरंजन नहीं बनेगा। ठीक है, आने साहित्य को परखने, उसकी आत्मा को समझने और उसे सुंदर बनाने के नियमों को ही काव्य शास्त्र कहते हैं ना। यानी साहित्य को परखने, साहित्य मतलब साहित्य में कौन कौन सा आ जाएगा, नाटक आ जाएगा, कहानी आ जाएगा, कविता आ जाएगा। मतलब ऐसे समझो, नाटक, कहानी, कविता को परखने, उनकी आत्मा को समझने, यानी कि उनकी आत्मा मतलब क्या, उसके बारे में समझने और उसे सुंदर बनाने के नियम जो होते हैं उसी को काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य शास्त्र मतलब कविता के नियम, कहानी के नियम या नाटक के नियम। ठीक है, और वह नियम जिससे उसको परखा जा सके कि वो कैसा लिखा है, उसको समझा जा सके, उसे और सुंदर बनाया जा सके, अगर कोई चीज़ कमी लग रहा है तो और उसमें बेहतर किया जा सके। तो ये सब जो नियम होता है उसको काव्य शास्त्र कहते हैं। मतलब कहानी, नाटक, कविता के नियम समझ जाओ। अब नियम में क्या लिखा रहेगा, नाटक के बारे में लिखा रहेगा कि कैसे सुंदर बनाना है, कैसे लोगों में पेश करना है, क्या उसमें कमी है। इसमें इस बात पर चर्चा होती है कि कविता पढ़ने से हमें आनंद क्यों आता है, इसमें इस बात का चर्चा होता है, और ये सब नियम पर चर्चा किए जाते हैं कि हम अगर कविता पढ़ते हैं तो हमको आनंद क्यों आता है, शब्दों के पीछे का असली गहरा मतलब क्या है, यानी कि शब्दों के पीछे जो गहराई शब्द छुपा हुआ उसका मतलब क्या है, वो नियम उसका क्या कहता है, और एक लेखक को अपनी बात कैसे कहानी चाहिए, कैसे लोगों के सामने पेश करना चाहिए, कैसे कविता लिखा जाना चाहिए, कैसे नाटक लिखा जाना चाहिए, ये सब जो नियम होते हैं ना उसी को बोलते हैं काव्य शास्त्र। अब देखिए दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय, ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, जो पहले के शास्त्री लोग थे, ठीक है, पहले के जो आचार्य लोग थे, वो हमारे कविता कहानी नाटक के क्या करते थे, जांच पड़ताल करते थे, नियम बनाते थे। तो उसके नियम बनाने के लिए उन्होंने टोटल 6 रूपों का प्रयोग किया, 6 प्रकार से प्रयोग किया, ये समझो। उसी को संप्रदाय कहा जाता है। मतलब नाटक, कहानी, कविता, ये सब का जो जांच पड़ताल किया ना उन्होंने, वो 6 भागों में बांटा। ठीक है, 6 प्रकार से उन्होंने बांट करके उसका जांच पड़ताल किया, उसके नियम कानून बनाए। तो भारतीय काव्य शास्त्र का विकास अलग अलग समय पर हुआ, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही बार में इसका विकास हो गया। आचार्यों ने साहित्य की आत्मा को ढूंढने के लिए, साहित्य की आत्मा मतलब क्या, कविता, नाटक, कहानी की आत्मा को ढूंढने के लिए, आत्मा का मतलब उसके अंदर टटोलने के लिए कि क्या उसमें कमी है, उसके अंदर क्या रस भरा हुआ है, क्या उसमें शब्द का प्रयोग हुआ है, कितना मिठास है, ये सब का अलग अलग विचार दिए। उन लोगों ने अलग अलग तरीका से बांटा और उसका जांच किया, जिन्हें संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, जो वो अलग अलग तरीका से उसको ढूंढते हैं ना कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ठीक है, तो उसी को संप्रदाय कहा जाता है। और इसको 6 भागों में बांटा गया। पहला रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के माध्यम से उन्होंने नाटक, कहानी, कविता को जांच पड़ताल किया। उसके बाद अलंकार संप्रदाय के माध्यम से भी किया, और भी संप्रदाय है। टोटल 6 संप्रदाय इन्होंने दिया। 6 संप्रदाय क्या क्यों दिया? 6 संप्रदाय इसलिए दिया ताकि सही सही नाटक, कविता, कहानी का नियम बन सके। ठीक है। सबसे पहले रस संप्रदाय, यह सबसे पुराना सिद्धांत है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में कहा कि साहित्य का सबसे जरूरी काम है पाठक या दर्शक के मन में भाव जगाना और आनंद देना। देखो, इसमें एक हमारे शास्त्री का नाम आया भरत मुनि। इन्होंने अपने इसका एक ग्रंथ था जिसका नाट्यशास्त्र नाम था, उसमें इन्होंने कहा कि साहित्य का सबसे जरूरी काम, साहित्य मतलब कहानी, नाटक, कविता का सबसे जरूरी काम क्या है? पाठक। पाठक मतलब पढ़ने वाला व्यक्ति, या तो दर्शक मतलब जो देख रहा है नाटक को, उसके मन में भाव जगना और आनंद देना। अगर उसको भाव अंदर से जग रहा है और आनंद उसको मिल रहा है, तब हम कह सकते हैं कि वो हमारा नाटक या कविता या कहानी है, नहीं तो वो नहीं है। अगर किसी कविता को पढ़ करके आपको रोना आ जाए, है ना, आपको दया लगने लगे, ठीक है, हंसी आ जाए, ठीक है, तो समझो वह रचना सफल है। वह रचना सफल है। वह रचना मतलब क्या? वह कविता सफल है, या तो वह कहानी सफल है, या तो वह नाटक सफल है। जो भी रचना है, रचना मतलब जो चीज़ लिखा गया। ठीक है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस, ये जो रस है ना, रस की उसमें कैसा रस है, हंसाने की जैसा रस है या नहीं है। तो कविता, कहानी, नाटक की जो रस होता है ना, उसको आत्मा माना गया है कि ये कविता का आत्मा है, कहानी की आत्मा है, नाटक की आत्मा है। कौन? रस। उसमें जैसा रस होगा वो उतना ही वो मनोरंजन देगा लोगों को, उतना ही आनंद देगा। ठीक है। तो पहला इसका नियम क्या था? रस। रस होना चाहिए कोई भी साहित्य में। आगे देखिए जो दूसरा आपका है, ठीक है, दूसरा क्या? अलंकार संप्रदाय। जिस प्रकार से अभी बताया कि कोई भी कहानी हो, नाटक हो, कविता, उसमें अगर रस रहेगा तभी वो सही कहानी कह सकते हैं, सही नाटक, सही कविता कह सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है इसका, कि अगर कोई भी साहित्य में अलंकार है तभी उसमें दम है, नहीं तो दम नहीं है। जैसे कोई महिला सुंदर दिखने के लिए गहने का पहनती है तब सुंदर लगती है, वैसे ही कविता हमको सुंदर बनाने के लिए सुंदर अलंकारों का प्रयोग जरूरी है। अगर कविता में अलंकार नहीं तो वो सुंदर नहीं है। इनका मानना था कि बिना अलंकार के कविता वैसे ही जैसे बिना गहनों के स्त्री लगती है। नेक्स्ट है रीति संप्रदाय। रीति भी होना बहुत जरूरी है। रीति का मतलब लिखने का खास शैली, स्टाइल। अगर लिखने का सही तरीका नहीं है तो वो कविता, नाटक, कहानी किस काम का? आचार्य वामन ने कहा कि शब्दों को सही और सुंदर तरीके से व्यवस्थित करना ही कविता की जान है। सही तरीके से उसको व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? रीति संप्रदाय कहलाता है। नेक्स्ट है वक्रोक्ति संप्रदाय। ठीक है। वक्रोक्ति संप्रदाय का मतलब क्या? देखो, इसका अर्थ है टेढ़ी या घुमावदार बात, अन्य बातों को टेढ़ी करके या घुमावदार करके लिखना। साधारण तरीके से कहना कि तुम सुंदर हो। मान लो कि अगर हम साधारण तरीके से कहते हैं कि तुम सुंदर हो, ये आम बात है, लेकिन ऐसे नहीं, इसको घुमा करके कहना है। लेकिन इसे घुमावदार कहना कि तुम देखकर तो चांद भी शर्मा जाए, यानी कि तुमको देख करके तो चांद भी शर्मा जाए। इसका बोलने का एक तरीका कितना घुमावदार था, लेकिन इसका मतलब भी वही निकला कि तुम सुंदर हो और ये भी तुम सुंदर हो, लेकिन ये थोड़ा घुमावदार था। इसी को बोलते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय। तो ये चीज़ कहानी, नाटक, कविता में होना जरूरी है। ठीक है। कुंतक का मानना है, ये कुंतक जी जो थे ना, इनका मानना है कि बातों को सीधे साधे ना कह करके अनोखे ढंग से कहना ही सच्ची कविता है।
अगर अनोखे तरीके से थोड़ा घुमा करके कहते हैं और देखते हैं कविता कितना घुमावदार रहता है। नेक्स्ट है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि का मतलब है छुपा हुआ अर्थ। कविता देखिएगा, कुछ पढ़िएगा तो उसके पीछे का कुछ और अर्थ छुपा हुआ रहता है। जब कविता में जो लिखा है उससे कहीं ज़्यादा गहरा मतलब उसके पीछे छुपा रहता है, तो उसे हम लोग ध्वनि काव्य कहते हैं। आनंदवर्धन ने इससे ही काव्य की असली आत्मा माना है। जो आनंदवर्धन जी हैं वो ध्वनि संप्रदाय को ही असली आत्मा माना है कविता का। नेक्स्ट है औचित्य संप्रदाय। औचित्य का मतलब होता है उचित होना, ठीक है। तो क्षेमेंद्र ने बहुत ही पते की बात कहा है, यानी क्षेमेंद्र जी ने बहुत ही सही बात कहा है कि आप रस, अलंकार या स्टाइल सब बदल लो। आप उसमें रस डाल दो, अलंकार डाल दो, या तो सही सही व्यवस्थित तरीक़ा से लिखने की स्टाइल डाल लो, लेकिन अगर वे सही जगह पर सही मात्रा में नहीं है तो सब बेकार है, ठीक है। अब देखते हैं भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा मतलब कैसे इसका विकास हुआ, ठीक है, कैसे धीरे धीरे ये आगे बढ़े। तो भारतीय काव्यशास्त्र की यह जो परंपरा है ना वो लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जिसे हम 4 भागों या कालों में देख सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसको छोड़ देंगे दोस्तों, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधे लिखेंगे भारतीय काव्यशास्त्र की यह परंपरा लगभग 200 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है, ठीक है, जिससे लगभग हम 3 कालों में बांट सकते हैं। क्योंकि मैंने जो टोटल काल था ना वो 3 में ही कंप्लीट कर दिया, इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 3 कालों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला प्रारंभिक काल, दूसरा रचनात्मक काल और तीसरा है व्याख्या और समन्वय काल, ठीक है। देखो प्रारंभिक काल क्या, प्रारंभिक काल इस दौर में काव्य के बाहरी अंगों जैसे अलंकार, व्याकरण और नाटक के नियमों जैसे रस पर काम हुआ, ठीक है। और इसके प्रमुख प्रवक्ता कौन कौन थे? भरत मुनि, भामह, दंडी, ये सब इसके क्या थे? हमारे प्रवक्ता थे, ठीक है। दूसरा है रचनात्मक काल। यह भारतीय काव्यशास्त्र का स्वर्ण युग माना जाता है, सबसे बेस्ट काल इसको माना जाता है। इसी समय ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य जैसे सिद्धांतों का जन्म हुआ, मतलब यहाँ पर नए नए सिद्धांतों का जन्म हुआ। और इसके प्रमुख वक्ता कौन थे? आनंदवर्धन जी, अभिनव गुप्त जी और कुंतक जी, ठीक है। इसके जो प्रवक्ता थे वो कौन कौन थे? आनंदवर्धन जी थे, अभिनव गुप्त जी थे, कुंतक जी थे, ठीक है। नेक्स्ट व्याख्या और समन्वय काल। इस काल में नए सिद्धांत नहीं बने, बल्कि जो पुराने सिद्धांत हैं ना उसी को मिलाकर के एक मुकम्मल रूप बना दिया गया, यानी नया रूप बनाया गया। आचार्य मम्मट, ठीक है, ने अपने ग्रंथ, इसका एक ग्रंथ था, किसका? आचार्य मम्मट जी का, इसका एक ग्रंथ था काव्य प्रकाश। इसी में सभी पुराने विवादों को सुलझा करके एक सर्वमान्य रास्ता निकाला, मतलब एक सही रास्ता निकाला। यानी पहले के जितने सारे ग्रंथ हैं ना उसमें जो जो कमियां थी उसको सही करके एक सही रास्ता निकाले अपना। इसका एक नाम था ग्रंथ काव्य प्रकाश उसमें, ठीक है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश लिख करके पिछले 1000 सालों के विवादों को सुलझा दिया है। जो पिछले 1000 सालों से जो विवाद था ना उसको सुलझा करके वो आसान तरीके से अच्छे से लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा जटिल क्वेश्चन था दोस्तों, समय नहीं था, इसलिए मैंने आसान भाषाओं में छोटा सा आंसर लिखने का प्रयास किया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जोड़ दीजिएगा, और बाकी का जो क्वेश्चन बच गया दोस्तों आप थोड़ा सा अपने से कंप्लीट कराने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समय नहीं बचा हुआ है।